नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट हम लोग के भारत मूल की नहीं थी, वो ब्रिटिश मूल की थी। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसकी वजह से दोस्तों हम लोग को उनकी जीवनी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों। और दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एनी बेसेंट से संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। और दोस्तों वीडियो उतना ज़्यादा लंबी भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो जो इम्पोर्टेंट है उनकी जीवनी से वही सारे चीज़ को कवर करेंगे। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम लोग के द्वारा वीडियो अपलोड हो आपको जल्दी से जल्दी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो पे पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं एनी बेसेंट। तो दोस्तों आज जो हम लोग का टॉपिक है एनी बेसेंट, तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एनी बेसेंट के ऊपर। और दोस्तों जानते हैं हम लोग पहले जानेंगे कि एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1847 को। याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1847। दोस्तों आप इसको आराम से याद रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। जस्ट उसके 100 साल पहले एनी बेसेंट का जन्म हुआ था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों निधन कब हुआ था? 20 सितंबर 1933 को। दोस्तों याद रखिएगा जन्म और निधन। 1 अक्टूबर 1847 को जन्म हुआ था और 20 सितंबर 1933 को मृत्यु हुआ था। तो दोस्तों उनकी उपलब्धि क्या क्या है? दोस्तों हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं? हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि उसने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। क्योंकि हम लोग दोस्तों लाखों करोड़ों जनसंख्या है, सबका बायोपिक क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि दोस्तों उन्होंने ऐसा कुछ कोई काम नहीं किया होगा जो हम लोग का पढ़ने के लिए ज़रूरी हो। लेकिन दोस्तों एनी बेसेंट ने कुछ ऐसा काम जरूर किया होगा जिसके वजह से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों क्या क्या काम किया है, उनकी क्या उपलब्धि है, वही सारे चीज़ को हम लोग पहले अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों उसको पूरा बायोपिक को जानेंगे। दोस्तों क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष थी। तो दोस्तों क्या था? और जो थियोसॉफिकल एक तो सोसाइटी था और दोस्तों उसका अध्यक्ष थी, याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो दोस्तों 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और दोस्तों उसका एनी बेसेंट का साथ किसने दिया था? भारत के बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों याद रखिएगा ये दो तो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बार बार सवाल आता है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। आपको दोस्तों मैचिंग करने से भी सवाल बन सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में रहे बाल गंगाधर तिलक तो आप बाल गंगाधर तिलक को टिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो देखिएगा आपको ऑप्शन नंबर सी में आपको जरूर रहेगा कि दोनों। या फिर दोस्तों अगर सिर्फ और सिर्फ एनी बेसेंट रहे तो आप एनी बेसेंट लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लुक की स्थापना की थी। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। और दोस्तों थर्ड है भारत में स्वशासन की मांग। दोस्तों भारत में स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्वशासन का मतलब होता है भारत के लोग ही यहाँ पर शासन करें। दोस्तों वो ब्रिटिश जो यह था ब्रिटिश शासन के बहुत ही ज़्यादा कट्टर खिलाफ थी दोस्तों। इसलिए दोस्तों ब्रिटिश मूल होने के बावजूद दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग ली थी। इसलिए दोस्तों वो चाहती थी कि ब्रिटिश यहाँ पर रूल नहीं करे, भारत के लोग ही भारत पर रूल करे। तो याद रखिएगा। और थर्ड है दोस्तों कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस उस टाइम की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी संस्था व पार्टी थी। दोस्तों उसके बावजूद भी कोई लड़की को कांग्रेस की अध्यक्षता दी जाती है तो मतलब सोच सकते हो कि कितना बड़ा हस्ती थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो आप टिक लगाइएगा एनी बेसेंट। और दोस्तों भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू होगा। याद रखिएगा सरोजिनी नायडू होगा भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। और दोस्तों अगर पूछे कांग्रेस के महिला प्रथम अध्यक्ष तो दोस्तों होगा एनी बेसेंट, याद रखिएगा। और दोस्तों ये पढ़े हम लोग ने उपलब्धि। दोस्तों उसके आगे देखेंगे हम लोग, रुकिए दोस्तों थोड़ा, फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे
तो दोस्तों आप देखेंगे उनका पूरा जीवनी। तो दोस्तों क्या है, एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 में लंदन के एक मध्यम वर्ग परिवार में एनी वुड के रूप में हुआ था। दोस्तों उनका जन्म हुआ था लंदन में, कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1847 को। और दोस्तों उनका जो बचपन का नाम था वो था एनी वुड। तो याद रखिएगा, इसमें से 3 गो प्रश्न बन सकता है। उनका जन्म कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1847 को, वो कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, उनका बचपन का नाम क्या है दोस्तों, एनी वुड। तो दोस्तों फिर देखते हैं, तो वह आयरिश मूल की थी। दोस्तों आयरिश मूल की थी। दोस्तों जो आयरिश मतलब होता है दोस्तों आयरलैंड। दोस्तों आयरलैंड भी दोस्तों इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट था दोस्तों तो उस टाइम। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों वो आयरिश मूल की थी, याद रखिएगा। और उन उन सभी की राजधानी थी दोस्तों लंदन, याद रखिएगा। जब वह केवल 5 साल की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। तो दोस्तों जब वो 5 साल की थी तो उनका पिता का देहांत हो गया था। परिवार के पालन पोषण के लिए एनी की माँ ने हेरो की लड़कों के लिए एक छात्रावास खोला। तो दोस्तों जब उनका देहांत हो गया था उनके पिता का, तो उनकी माँ ने छात्रावास एक खोला था लड़कों के लिए। अल्प आयु में ही उन्होंने पूरा यूरोप की यात्रा की, जिससे उसकी दृष्टिकोण में वृद्धि हुई। तो दोस्तों जब वो छोटी ही थी तो वो पूरा यूरोप घूमी, और जिसके वजह से उनका पूरा दृष्टिकोण जो था वो डेवलप हुआ। और उसके बाद दोस्तों एनी बेसेंट जब एज हुआ तो दोस्तों एनी बेसेंट का विवाह फ्रैंक वेंस्ट, तो दोस्तों पहले उनका नाम था एनी वुड, लेकिन दोस्तों जब उनका शादी हो गया तो किसके साथ हुआ, फ्रैंक वेसेंट के साथ। तो दोस्तों याद रखिएगा फ्रैंक वेसेंट, पहले दोस्तों वो था एनी वुड, अब से हो गया दोस्तों एनी वेसेंट दोस्तों नामक एक पादरी से हुआ था, परंतु उनका वैवाहिक जीवन ज़्यादा समय तक नहीं चल सका दोस्तों। लेकिन जो शादी हुआ था उसके कुछ ही साल के पश्चात दोनों में डिवोर्स हो गया था, और जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए थे दोस्तों। तो वह 1873 में कानूनी तौर पर अलग हो गए थे। एनी बेसेंट की विवाह के पश्चात 2 संतान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों शादी के मतलब पश्चात 2 संतान की भी प्राप्ति हुई थी। अपने पति से अलग होने के पश्चात एनी बेसेंट ने न केवल लंबे समय से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं बल्कि पारंपरिक सोच पर भी सवाल शुरू की। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, जो दोस्तों हम लोग यूरोप का इतिहास में पढ़े हैं, क्योंकि दोस्तों जो पादरी होते थे बहुत ही ज़्यादा निरंकुशवाद हुआ करते थे। और दोस्तों ऐसे ही हुआ था दोस्तों एनी बेसेंट के साथ, क्योंकि दोस्तों पादरियों के खिलाफ कोई नहीं जाते थे और पादरियों मन मर्जी वाला काम करते थे। दोस्तों एनी बेसेंट के साथ शादी किया और कानूनी रूप से तलाक भी कर लिए थे, और दोस्तों फिर एनी बेसेंट को अकेले छोड़ दिया था 2 बच्चों के साथ। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों उनके अंदर, किनके अंदर, एनी बेसेंट के अंदर जो धार्मिक या डेवलप हुआ था, धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ पारंपरिक सोच भी उठाना शुरू किया। दोस्तों उनके खिलाफ बोलना शुरू किया, मतलब किनके ऊपर, पादरियों के खिलाफ व धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों आगे देखते हैं, उन्होंने ना चर्च पर हमला करते हुए उसके काम करने के तरीक़ों व लोगों की ज़िंदगी को बस में करने के बारे में लिखना शुरू की। तो दोस्तों क्या क्या काम किया उन्होंने, जो चर्च के बारे में भी लिखा और उनके जो धार्मिक या था काम करने का जो तरीका था उनके ऊपर भी लिखना शुरू किया। और दोस्तों इस तरह से वो विरोध करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों उन्होंने विशेष रूप से धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने के लिए इंग्लैंड के एक चर्च की प्रतिष्ठा पर तीखी हमला की। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे दोस्तों एनी बेसेंट ने महिलाओं के अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, गर्भ निरोध व फेवन समाजवाद और मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। वह भगवान से जुड़ने के थियोसॉफी के तरीक़ों से काफ़ी प्रभावित थी। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, दोस्तों जैसे ही उनका डिवोर्स हो गया, उनके पास 2 बच्चा था, फिर क्या क्या काम किया दोस्तों, उन्होंने जो चर्च था चर्च के विरुद्ध लिखना स्टार्ट कर दिया, और जो चर्च का काम करने का तरीका है उनके ऊपर सवाल खड़ा किया। जगह जगह पर उन्होंने बहुत सारा ये किया,
सभा का आयोजन किया व उनका पूरा चर्च के विरोध काम करना शुरू किया था। तो दोस्तों उन्होंने चर्च के विरोध के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता, गर्भनिरोधन और समाजवाद व मजदूरों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। मतलब फिर दोस्तों क्या क्या, वो थियोसॉफी तरीकों से काफ़ी प्रभावित थी। तो दोस्तों ये थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी वो क्या था, वो उनके बारे में कभी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो दोस्तों आज उतना ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं जाएंगे। दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी जाति, रंग, वर्ग व भेदभाव के खिलाफ थी। तो दोस्तों एक छोटा सा मतलब आप समझ सकते हैं कि ये संस्था किस प्रकार का काम करती थी। तो दोस्तों थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उनका उनका जो काम करने का तरीका था वो जाति, रंग, वर्ग का भेदभाव के खिलाफ थी। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, सार्वभौमिका भाईचारे की सलाह देते थे। तो दोस्तों वो जो सभा समिति थी उन्होंने मतलब जो उस टाइम के जो बंगाल में रूढ़िवादी शासन था उनके खिलाफ थे और उन्होंने सभी को क्या किया, भाईचारे की संदेश दिया था। तो मानववाद की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने व उसका परम उद्देश्य था। किनका, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का, भारतीयों। फिर दोस्तों सवाल बनता है कि जो एनिमेशन थी वो तो ब्रिटिश में थी, मतलब ब्रिटेन में थी, ब्रिटिश मूल की थी, ब्रिटेन में थी। फिर दोस्तों वो भारत कैसे पहुंची? तो दोस्तों वो भारत पहुंची थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक सदस्य की मदद से। और वो कब पहुंची थी? 1893 में। और दोस्तों उन्होंने जैसे मतलब भारत पहुंची, उन्होंने पहले पूरा भारत का भ्रमण किया। तो उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, जिसके कारण उन्होंने भारत और मध्यम वर्ग की भारतीयों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो वह ब्रिटिश शासन व उसकी शिक्षा व्यवस्था से काफ़ी पीड़ित थी। दोस्तों जब वह भारत आई तो पूरे भारत का भ्रमण की, और भ्रमण करने के पश्चात उसको कुछ मतलब नोटिस की कि ये जो भारत के मध्यम वर्ग के लोग हैं वो दो चीज़ से पीड़ित थे। पहला जो अंग्रेज शासन से, और दूसरा था दोस्तों इसकी शिक्षा व्यवस्था से। दोस्तों इसी कारण एनिवेशन ने एक शिक्षा पीठ की स्थापना की। तो दोस्तों पढ़ते हैं क्या है आगे। शिक्षा से उनकी लंबी समय से रुचि के फलस्वरूप वह बनारस के एक केंद्रीय हिंदू विद्यापीठ की स्थापना की। तो दोस्तों अब याद रखिएगा, सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि केंद्रीय हिंदू विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? एनिवेशन ने की थी। और कब की थी? 1898 में। फिर दोस्तों क्या हुआ? फिर दोस्तों हुआ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शामिल हुई। तो दोस्तों जैसे ही भारत आई, उन्होंने मध्यम वर्ग का जो परेशानी है का कारण है वो जाना। क्या जाना? पहले जाना वो शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर ख़राब है, और दूसरा था ब्रिटिशर्स। तो दोस्तों इसके लिए उन्होंने पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी और उसमें वो शामिल हुई। वर्ष 1916 में होम रूल की स्थापना की। तो दोस्तों होम रूल की स्थापना किसने की थी? एनिवेशन ने। और किसकी सहायता से की थी? वह किनके सहयोग से की थी? और की थी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के सहयोग से। इसलिए दोस्तों सवाल अगर ऐसा बने कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों अगर आपको सवाल में दोनों ऑप्शन रहे तो आप बोथ करेक्ट कीजिएगा। और अगर सवाल आपको एनिवेशन ही मिले सवाल में तो दोस्तों आप एनिवेशन लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के सहयोग से किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने नहीं किया था, याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो होम रूल लीग था उसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था भारतीयों द्वारा स्वशासन की मांग था। तो दोस्तों इसका उद्देश्य था जो भारत में शासन व्यवस्था है वो भारतीयों का है, भारतीयों द्वारा शासन व्यवस्था को संचालन किया जाएगा, ना कि बाहरियों का द्वारा। तो दोस्तों ये मांग था होम रूल लीग की। और दोस्तों इसमें सहयोग करना तो स्वाभाविक है, जो भारत के जो गरम दल के नेता थे उन्होंने इसका सहयोग किया था, क्योंकि दोस्तों भारत के जो नरम दल के जो सदस्य थे वो नहीं चाहते थे कि हम लोग ऐसा कुछ शासन व्यवस्था की स्थापना करें। वो लोग चाहते थे कि हम लोग अंग्रेज के सहयोग से मतलब आज़ादी प्राप्त करें। इनफैक्ट कुछ नरम दल के नेता ऐसे भी थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत से बाहर जाए।
तो दोस्तों फिर क्या है, सन 1917 में हुआ, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो दोस्तों याद रखिएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगर पूछे भारतीयों मतलब भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। दोनों ही सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार दोहराया जाता है, आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, दोस्तों वो भारतीय थी। और दोस्तों एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष। तो याद रखिएगा, इस पद को ग्रहण करने वाली वो प्रथम महिला थी, तो दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट, उन्होंने न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसमें दोस्तों न्यू इंडिया नामक पुस्तक समाचार किसने पब्लिश की थी, एनी बेसेंट ने। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, क्या कारण था, उन्होंने क्यों आके यहाँ पर मतलब समाचार प्रकाशित करना शुरू किया था। दोस्तों इसमें उन्होंने ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था थी उसका आलोचना करना शुरू कर दी थी। तो दोस्तों क्या था, इन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना की और इसी विद्रोह के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जब से मतलब यहाँ पर मतलब क्या प्रेस की स्थापना हुई थी, तब से ही क्या होता था, अंग्रेज क्या करते थे, जो उनके खिलाफ लिखते थे उनको जेल में बंद कर देते थे या फिर उसको भारत से बाहर निकाल देते थे। क्योंकि दोस्तों जो प्रेस की स्थापना का अगर पूछे कि किसको श्रेय जाता है, जेम्स ऑगस्टिन हिक्की को। दोस्तों उसके टाइम से ही इनफैक्ट जेम्स ऑगस्टिन हिक्की को भी मतलब जेल जाना पड़ा था। तो याद रखिएगा। तो फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं, देखते हैं हम लोग आगे। गांधी जी के भारतीय राष्ट्र मंच पर आने के पश्चात गांधी जी और एनी बेसेंट के बीच मतभेद पैदा हुई। तो दोस्तों गांधी जी और एनी बेसेंट के बीच मतभेद का कारण क्या था, क्योंकि दोस्तों जो एनी बेसेंट थी वो उग्र स्वभाव की थी, मतलब गरम दल के ही टाइप का था। फिर और दोस्तों जो महात्मा गांधी थे वो सत्य और अहिंसा के पद पर अंग्रेज के सहयोग से मतलब वो आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे। क्योंकि दोस्तों आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे अगर, कि गांधी जी ने बहुत सारा आंदोलन चलाए और दोस्तों आंदोलन चलाए और कुछ ही समय के पश्चात उन्होंने आंदोलन को समाप्त भी कर दिया था। क्योंकि दोस्तों आंदोलन जैसे ही स्टार्ट करते उन्होंने आंदोलन उग्र रूप ले लेता था, जिसके कारण दोस्तों गांधी जी ने हर आंदोलन को बंद कर दिया था, मतलब समाप्त कर दिया था। तो और दोस्तों जो एनी बेसेंट थी वो गरम दल के नेता जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उनका मतलब साथ में थी, इसलिए दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी थे गरम दल के नेता और दोस्तों एनी बेसेंट भी उनके मतलब सहयोगी थे। तो दोस्तों जिसके कारण दोस्तों उनका भी विचारधारा जो था वो गरम दल के नेता के जैसा था और दोस्तों इसी कारण महात्मा गांधी से उनका ज़्यादा बनता नहीं था। तो दोस्तों जिसकी वजह से वह धीरे धीरे राजनीति से अलग हो गई। हाँ दोस्तों स्वाभाविक सा बात था, क्योंकि दोस्तों गांधी जी जैसे ही मतलब चंपारण सत्याग्रह में भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुआ, उसके पश्चात दोस्तों सिर्फ और सिर्फ भारत में गांधी जी ही चले। इसलिए दोस्तों क्या किया, एनी बेसेंट ने साइड कर लिया अपना राजनीतिक विचारधारा। फिर दोस्तों क्या हुआ आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, 20 सितंबर 1933 को चेन्नई मद्रास में एनी बेसेंट की देहांत हो गई, जिसके इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियों को बनारस में गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। तो दोस्तों उनका इच्छा था कि जब मेरा मृत्यु हो जाए मेरे अस्थियों को ब्रिटिश मूल व उनका जो जन्म स्थल था वहाँ ना ले जाया जाए व उनका जो बनारस था वहीं का गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। वो उनका इच्छा था। जैसे उसका देहांत हो गया फिर बनारस में उसका अस्थियों को विसर्जित कर दिया गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।